हेलो एंड वेलकम टू अद्वैत ह्यूमैनिटी क्लासेस। आज हम क्लास 12th के माइक्रो इकोनॉमी के चैप्टर 9 करने जा रहे हैं और ये एक्सेस डिमांड एंड एक्सेस सप्लाई। और ये यूनिट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है इससे पहले, जितने भी सारे टॉपिक हैं या चैप्टर हैं, सो आप उसको देखें। सो आज हम एक्सेस डिमांड एक्सेस सप्लाई करने जा रहे हैं और यहाँ पे हम देखेंगे क्या मीनिंग क्या होता है एक्सेस डिमांड एक्सेस सप्लाई का, और हम यहाँ पे ये भी समझेंगे कि किस तरह से एक्सेस डिमांड को हम करेक्ट करते हैं। सो हम शुरू करते हैं एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड, ये दो कंसेप्ट, और हमेशा क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से फाइनल में। सो हम शुरू करते हैं एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड रेफर्स टू ए सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई corresponding to full employment level of output in the economy। मतलब क्या होता है कि एक्सेस डिमांड वो सिचुएशन है जहां पे कि एग्रीगेट डिमांड मतलब एडी, ठीक है। जैसे हमारे पे ये एडी है, ये एडी है, ये और ये एएस है, जहाँ पे मीट कर रहा है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन है। लेकिन हमारा एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड जो है वो करस्पॉन्डिंग टू फुल लेवल एम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, ठीक है। यही यहाँ बताया हुआ कि एक्सेस डिमांड रेफर्स सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट डिमांड is more than aggregate supply corresponding to full employment level of output in the economy। so ये जो है हमारा, ये और ये जहाँ पे मीट कर रहा है, ये आपका फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है। और हमारा जो एग्रीगेट डिमांड है इससे कहीं ज़्यादा है, और वो है एडी एडी इक्वल टू सी प्लस आई प्लस डेल्टा आई, ठीक है। और यहाँ पे सी प्लस आई है ये वाला। सो ये जो गैप है रेड कलर रेड से जो है, इस गैप को हम बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप, या इसको हम एक्सेस डिमांड भी बोलते हैं, ठीक है। सो एक्सेस डिमांड गिव राइज टू इन्फ्लेशनरी गैप, जो गैप यहाँ पे शो किया हुआ है, ठीक है। refers to inflationary gap refers to gap by which the actual aggregate demand exceed the aggregate demand required to establish full employment equilibrium। देखो ये जो नीचे वाला जो है एडी, ये हमारा ये एक्चुअल जो है उससे ज्यादा है, ठीक है। और ये जितना जरूरत है फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए उससे कहीं ज्यादा है, तो ज्यादा जो होता है उसी को इन्फ्लेशनरी गैप बोलते हैं, ठीक है। हम इसको बनाने का बड़ा आसान तरीका है। पहले हम इस तरह से, ये हो गया हमारा एग्रीगेट सप्लाई और ये हो गया एग्रीगेट एडी हो गया, और यहाँ पे हम और एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। सो एडी प्लस डेल्टा आई हो गया ये, और ये जो गैप है ना, जो ओरिजिनल ये गैप, इस गैप को बोलते हैं हम इन्फ्लेशनरी गैप, ठीक है। सो इम्पैक्ट क्या होता है इसका इन्फ्लेशनरी गैप का, आउटपुट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। इट डज नॉट अफेक्ट द लेवल ऑफ आउटपुट बिकॉज इकोनॉमी इज वर्किंग एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। सो मान लो कि हर चीज पूरा का पूरा एम्प्लॉयड है, आप उससे ज़्यादा अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सो अगर डिमांड बढ़ेगा तो क्या हम और ज़्यादा बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी जो है यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे काम कर रहा है, इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे काम कर रहा है, और डिमांड बढ़ने से हम और प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए से प्राइजेस बढ़ जाते हैं, और इसीलिए इसको हम इन्फ्लेशनरी गैप बोलते हैं। इसीलिए हम इसको इन्फ्लेशनरी गैप बोलते हैं। ऑन एम्प्लॉयमेंट नो चेंज इन द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि जो इकोनॉमी है वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे काम कर रहा है, तो हम एम्प्लॉयमेंट बढ़ा नहीं सकते हैं। और सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है ऑन जनरल प्राइस लेवल, क्योंकि प्राइजेस बढ़ जाते हैं। जैसे मान लो कि 100 सप्लाई है और 200 डिमांड है, तो एक्सेस डिमांड है। अब ये हम सप्लाई बढ़ा नहीं सकते हैं क्योंकि इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे काम कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, जितना उतना ही बेचेंगे, लेकिन प्राइजेज जो है वो बढ़ जाएगा। सो ऑन जनरल प्राइस लेवल जो होता है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, और इसी को हम इन्फ्लेशन बोलते हैं, ठीक है। डेफिशिएंट डिमांड ठीक इसका उल्टा होता है। जैसे कि हम यहाँ देखते हैं, डेफिशिएंट डिमांड रेफर्स टू सिचुएशन व्हेन एडी इज लेस देन एएस कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अब ये हमारा जो है ओरिजिनल है, ये जो ऊपर वाला एडी इक्वल टू सी प्लस आई, और ये है एएस है, और ये जो है एएस है 45 डिग्री लाइन, एग्रीगेट सप्लाई है, इनकम है। और यहाँ पे हमारा एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड जो है लेस देन द एग्रीगेट डिमांड नीडेड टू अटेन इक्विलिब्रियम। सो ये है। अब यहाँ पे क्या हो जाता है, तो ये लिखा हुआ यहाँ पे, और ये जो गैप क्रिएट होता है ना, ये गैप को हम इन्फ्लेशनरी गैप बोलते हैं। जो EG लिखा हुआ है, EG जो है इन्फ्लेशनरी गैप है। सो डेफिशिएंट डिमांड रेफर्स टू सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई corresponding to full employment level of output, ठीक है। उसी को हम डिफ्लेशनरी गैप बोलते हैं। डिफ्लेशनरी गैप इज ए गैप by which the actual AD falls short of
एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। तो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के लिए इतना चाहिए, ये वाला है हमारा एग्रीगेट डिमांड, लेकिन एक्चुअली कितना है, ये नीचे वाला है। सो ये गैप क्रिएट करता है, उस गैप को हम बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप, ठीक है, सॉरी डिफ्लेशनरी गैप बोलते हैं, क्योंकि नीचे की तरफ आया तो डिफ्लेशनरी गैप हो जाता है। अब आता है हमारा नेक्स्ट, इम्पैक्ट क्या होगा, इफेक्ट ऑन आउटपुट, क्योंकि आउटपुट जो है इट विल फोर्स द फॉर्म टू प्रोड्यूस मोर, क्योंकि हम फुल एम्प्लॉयमेंट काम नहीं कर रहे हैं तो हम प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं यहाँ पे। एज ए रिजल्ट आउटपुट विल फॉल, सॉरी, अब क्या है ना कि प्रोडक्शन डिमांड कम है तो हमारा प्रोडक्शन कम हो जाएगा, प्रोडक्शन कम होने की वजह से आपका आउटपुट कम होना शुरू हो जाएगा। इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट भी कम होगा, क्योंकि जब आउटपुट कम करोगे तो नौकरी से लोगों को निकाल दोगे और इट विल लीड टू डिक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। इफेक्ट ऑन जनरल प्राइस लेवल, जनरल प्राइस लेवल विल आल्सो फॉल। सो तीनों सिचुएशन में ये गिरना शुरू हो जाता है, एम्प्लॉयमेंट भी गिर जाता है, प्राइस भी गिर जाता है, आउटपुट भी गिर जाता है, ठीक है। ये हो गया डिफिशियंट डिमांड में या डिफ्लेशनरी गैप में होता है। नेक्स्ट है हम इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये हमने ऑलरेडी बैंकिंग में पढ़ रखा है। सो यहाँ भी वही चीज़ है और ये क्वेश्चन आता है हमेशा। सो देखते हैं हम क्या है कि जो इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन को, इन्फ्लेशनरी गैप या डिफ्लेशनरी गैप या एफिशिएंट डिमांड या डेफिशिएंट डिमांड, इसको कंट्रोल करने के लिए दो पॉलिसी है, फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। फिस्कल पॉलिसी मतलब होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का पॉलिसी होता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का पॉलिसी होता है और ये बजट से रिलेटेड होता है। अब क्या होता है कि अगर मान लो डिक्रीज और इंक्रीज कर सकते हैं गवर्नमेंट स्पेंडिंग में। आपको बजट में क्या होता है कि रिसिप्ट होता है और एक्सपेंडिचर होता है। सो जब इन्फ्लेशनरी गैप होता है यानी कि प्राइजेस ज़्यादा होता है तो उस समय हम क्या करते हैं, उस समय गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम कर देते हैं और जैसे कम करेंगे मार्केट में पैसा कम होगा तो जो एक्सेस डिमांड हो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। और अगर मान लो इन डिफ्लेशन है यानी कि एग्रीगेट डिमांड जो है लेस देन द एक्चुअल डिमांड, एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड जो है, तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हम इंक्रीज करते हैं स्पेंडिंग। सो गवर्नमेंट क्या करता है, अपना खर्चा बढ़ा देता है, खर्चा मतलब रोड वगैरह बनवाना शुरू कर देगा, ब्रिजेज बनाना शुरू कर देगा, इस तरह से इकोनॉमी में पैसा इंजेक्ट करेगा। तो जो डेफिशिएंट डिमांड है या डिफ्लेशनरी गैप है वो धीरे धीरे मार्केट में पैसा इंजेक्ट होने से वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा और इक्विलिब्रियम लेवल तक पहुंच जाएगा। दूसरा है इंक्रीज इन डिक्रीज इन द टैक्स, ये भी फिस्कल पॉलिसी के अंदर आता है। ये रिसिप्ट है, ये एक्सपेंडिचर है, ये रिसिप्ट है, रिसिप्ट टैक्स के थ्रू हम रिसिप्ट करते हैं पैसा, और ये एक्सपेंडिचर है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करता है कि अगर मान लो इन्फ्लेशनरी है यानी कि पैसा ज़्यादा है इकोनॉमी में और उसको इन्फ्लेशन को कम करना है तो हमें टैक्स क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। टैक्स बढ़ा देंगे तो लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगा और इस तरह से दोबारा इकोनॉमी नॉर्मल सिचुएशन में आ जाएगा। और अगर मान लो कि डेफिशिएंट डिमांड है या डिफ्लेशनरी गैप है तो उस समय देते हैं जिससे लोगों का पैसा ज़्यादा बचे, ज़्यादा डिमांड करे और धीरे धीरे जो शॉर्टेज ऑफ डिमांड है वो पूरा हो जाए। तो इस तरह से फिस्कल पॉलिसी होता है। दूसरा मॉनेटरी पॉलिसी होता है। मॉनेटरी पॉलिसी में हम देखेंगे दो तरीके हैं मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू। एक तो मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई का पॉलिसी है, इसमें दो मेजर्स होते हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव के अंदर हमें बैंक रेट होता है, रेपो रेट होता है, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन और इंक्रीज इन एलआर। हम समझेंगे कि करके मार्जिन रिक्वायरमेंट भी होता है इसके अंदर, मोरल सुएशन होता है, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। सो ये कुछ मेजर्स है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। सबसे पहले हम क्वांटिटेटिव मेजर देखते हैं। देखो बैंक रेट होता है क्या है, बैंक रेट मतलब रेट एट विच सेंट्रल गवर्नमेंट लेंड मनी टू कमर्शियल बैंक, नहीं लॉन्ग टर्म के लिए होता है। बैंक रेट लॉन्ग टर्म के लिए होता है। अगर मान लो तो सेंट्रल बैंक अपना रेट जो है, जिस रेट पे लोन दे रहा है कमर्शियल बैंक को, उसको बढ़ा देता है। तो अब कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक से लोन लेने में कॉस्टली पड़ रहा है, इसलिए वो कम लोन लेंगे और कम लोगों को देंगे। तो इस तरह से मार्केट में एक्स्ट्रा पैसा इंजेक्ट नहीं होगा और दिस और इन्फ्लेशन को कम करेगा, ठीक है, या एक्सेस डिमांड को कम करेगा। दूसरा रेपो रेट है। रेपो रेट वही, सो रेट एट विच सेंट्रल बैंक लेंड मनी टू कमर्शियल बैंक फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पे भी क्या, अगर इन्फ्लेशन है तो इसको बढ़ा देगा। तो अब कमर्शियल बैंक को लोन हो जाएगा और लोगों को कम लोन देगा, ठीक है। रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है कि यहाँ पे ये कुछ इसका मतलब पहले समझते हैं कि रेट एट विच कमर्शियल आई मीन डिपॉजिट मनी विद द सेंट्रल बैंक, किस रेट पे। देखो सेंट्रल बैंक है, ठीक है, और ये कमर्शियल बैंक है। तो क्या होता है ना कि अगर मान लो 2% है, 2% है, अगर इन्फ्लेशन है, देखो ये रेट एट विच 2% पे अगर कमर्शियल बैंक चाहे तो सेंट्रल
उसे 2% मिलेगा उससे। अगर मान लो इन्फ्लेशन है तो ये रेट जो होता है वो घटा देता है, 1% कर देता है। अब इतना तो कमर्शियल बैंक को अपना पैसा डिपॉजिट करना सस्त मतलब बहुत कम रेट मिल रहा है, तो यहाँ नहीं करके लोगों को दे देते हैं, देंगे तो पैसा आ जाएगा, ज्यादा पैसा आएगा तो डिफ्लेशन कम हो जाता है। और यही मान लो 3% कर देते हैं, तो 3% क्या होता है, कमर्शियल बैंक को लगता है क्यों बाहर हम 3% 4% पे दे, इतना सारा प्रॉब्लम क्रिएट होता है बाहर पैसा देने से लोगों को, उसको कलेक्ट करना, 3% पे यहाँ पे सेंट्रल बैंक को ही डिपॉजिट कर देते हैं, और इस तरह से बाहर पैसा नहीं जाता है, इकोनॉमी में पैसा नहीं जाता है, और इस तरह से हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, इन्फ्लेशन या इफेक्ट को हम कंट्रोल करने का ये सबसे बेस्ट तरीका है कि जो रिवर्स रेपो रेट है उसको आप बढ़ा दो। तो कमर्शियल बैंक क्या करेंगे, लोगों को पैसा ना देके वो सेंट्रल बैंक में डिपॉजिट कर देंगे, आरबीआई में डिपॉजिट कर देंगे, और इस तरह से बाहर एक्स्ट्रा पैसा इंजेक्ट नहीं होगा इकोनॉमी में, और डिमांड धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज आइदर टू कमर्शियल बैंक और टू पब्लिक। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है कि जब भी इन्फ्लेशन होता है, सो वो इकोनॉमी में या कमर्शियल बैंक को बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज बेच देता है, जैसे किसान पत्र हो गया, किसान पत्र हो गया। ठीक है, ये किसान पत्र जो होता है, अगर मान ये डिस्काउंटेड रेट पे होता है, अगर 100 रुपीज का फेस वैल्यू है, कितने परसेंट के 20% के डिस्काउंट में मिल रहा है, तो 80 रुपये में मिल रहा है। सो मान लो मैंने इसको खरीद लिया ये सोच के कि जब ये मेच्योर हो जाएगा तो मुझे 100 रुपये मिल जाएगा, अभी 80 रुपये मिल रहा है 20% डिस्काउंट पे, और बाद में जब मेच्योर हो तो 100 रुपये। तो जब मैं ये किसान पत्र खरीदा या बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज खरीदा, तो उस समय मेरे पास कागज आ जाता है और पैसा गवर्नमेंट के पास चला जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास चला जाता है, और इस तरह से इन्फ्लेशनरी सिचुएशन को कंट्रोल किया जाता है ओपन मार्केट पर। और वही सेल करके सेल जब 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 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेल कर देता है, तो उस सिचुएशन में लोगों के पास पैसा आ जाता है, और जो प्रोमिसरी नोट होता है वो बैंक के पास चला जाता है। तो ये एक तरीका है जिसके थ्रू हम एक्सेस सप्लाई या डेफिशिएंट सप्लाई को कंट्रोल कर सकते हैं। इंक्रीज इन एलआरआर, एलआर मतलब लीगल रिजर्व रेशियो। आपको पता है कि जब भी हम बैंक में पैसा जमा करते हैं, यहाँ से मान लो मैंने 100 रुपये जमा किया बैंक में, तो हम 100 का बैंक जो है, कमर्शियल बैंक जो है, आपको पता है कि वो प्रॉफिट के लिए होता है, तो सारा पैसा लोन दे सकता है, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलता है नहीं, आपको 20% रखना ही रखना है अपने पास, और जो 20 और बाकी 80 रुपीज आप लोन दे सकते हो। तो ये 20 रुपीज जो बैंक अपने पास रखता है उसको बोलते हैं लीगल रिजर्व रेशियो। इसका भी दो पार्ट हो जाता है, कुछ पैसा जो होता है वो कमर्शियल बैंक अपने पास रख सकता है, कमर्शियल बैंक उसको बोलते हैं हम एसएलआर बोलते हैं, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, वो पार्ट ऑफ एलआरआर दैट इज केप्ट विथ है, उसको हम बोलते हैं सीआरआर बोलते हैं, सीआरआर। ठीक है, सो इस तरह से भी सेंट्रल बैंक पैसा को कंट्रोल कर सकता है मार्केट में जाने से, या वो ये भी ऐसा ऐसा सिचुएशन डेवलप कर सकता है जिसमें कि पैसा एक्स्ट्रा जाए। ठीक है, सो इस तरह से हम देखते हैं कि इन्फ्लेशन सिचुएशन में एलआरआर जो है तो जब बढ़ा देगा या 20 से 30% कर देगा, तो अब क्या है कि सिर्फ 70 रुपया ही बैंक लोन दे सकता है, और अगर ये घटा देगा 10% कर देगा तो सिर्फ 90 रुपये दे सकता है। तो अगर इन्फ्लेशन होगा तो ये 30% कर देगा, और डिफ्लेशन होगा या डिफ्लेशनरी गैप होगा तो उस समय 10% कर देगा, और इस तरह से कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक जो होता है वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। कंट्रोल मतलब चाहे तो इंक्रीज कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है। सो जो क्वेश्चन आता है उस हिसाब से इसको लिखना है। अगर इन्फ्लेशनरी गैप आता है तो उसको ध्यान में रखना है कि क्या करना है, पैसा बढ़ाना है तो बढ़ाएगा या घटाएगा वो ध्यान रखना है आपको, और डिफ्लेशनरी गैप है तो उस समय इसको कैसे रेस्पॉन्ड करना है वो भी मैंने बताया। और कुछ क्वालिटेटिव मेजर्स है जिसको मार्जिन रिक्वायरमेंट बोलते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मार्जिन रिक्वायरमेंट। अगर मान लो 14% मार्जिन रिक्वायरमेंट है, मार्जिन रिक्वायरमेंट मतलब क्या होता है कि जब हम लोन लेने जाते हैं तो बैंक हमारे हमसे हमसे एसेट्स लैंड वगैरह गिरवी रखवाता है। ठीक है, अब मान लो कि 40% मार्जिन रिक्वायरमेंट है, यानी कि 1 लाख का सिक्योरिटी पे आप 60 रुपीज लोन दे सकते हो। 1 लाख का सिक्योरिटी पे 60,000 लोन दे सकते हो। सो 40% मार्जिन रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट बैंक रख लेता है। ठीक है, अगर मान लो इन्फ्लेशन है, मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा है, तो इसको बढ़ा के 50% कर देगा, यानी कि 1 लाख रुपया का डिपॉजिट पे आप सिर्फ 50,000 रुपया ही लोन ले सकते हो।
सो लोगों को लगेगा कि 1 लाख रुपया जमा कर रहे हैं और सिर्फ 50,000 लोन मिल रहा है तो नहीं लेंगे, और इस तरह से इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल हो जाता है। लेकिन अगर मान लो डिफ्लेशन है, डिफ्लेशन मतलब मार्केट में पैसा कम ही है, तो ये घटा के 20% कर देता है। यानी कि 20% मार्जिन रिक्वायरमेंट करना मतलब क्या होता है कि आप 1 लाख रुपया के डिपॉजिट पर 80,000 रुपया लोन ले सकते हो। तो उस समय लोग ज़्यादा लोन लेते हैं और जो डिफ्लेशन है वो कंट्रोल हो जाता है। मोरल सुएशन मतलब होता है कि ये एक तरह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सजेस्ट करता है कि आपको ये सारे पॉलिसी मानना चाहिए, जिससे कि इन्फ्लेशन है मार्केट में तो कैसे पैसा एक्स्ट्रा मार्केट में पैसा जाने से रोका जा सके। और ये एक मोरल सुएशन उसको बोलते हैं कि गाइडलाइन जो कि आरबीआई इशू करता है ड्यूरिंग इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन, सो दैट इज कॉल्ड मोरल सुएशन। और सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल मतलब होता है कि आरबीआई बोलता है बैंकों को कि आप सिर्फ जो पैसा है वो प्रोडक्टिव पर्पस के लिए दो, अनप्रोडक्टिव पर्पस के लिए पैसा ना दो, तो दैट इज कॉल्ड सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। और इस तरह से इन तरीकों से, चाहे तो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव मेजर्स हो गया या फिस्कल पॉलिसी हो गया, इन दोनों तरीके से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्लस गवर्नमेंट इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी सिचुएशन को कंट्रोल करता है। सो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।